जा सकता है कल एग्जाम में, परसों पूछा जा सकता है। सब रिसेंट डेटा क्या बोल रहे हैं इंडिया की, ठीक है, रिसेंट डेटा और इंडिया क्या बोल रहे हैं रिगार्डिंग विद दीज, ठीक है। तो अभी अगर बात की जाए, तो अभी जो डेटाज है वो SRS 2018, SRS 2018, SRS का मतलब है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। SRS 2018 लेटेस्ट अपडेट है, हालांकि इसका रिव्यू हो चुका है, SRS मई 2020, बट फिर भी अपने को डेटा तो SRS 2018 के ही फॉलो करने, वही हमको अप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा 2018 के। तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या डेटा है। ये हमने पहले बोला था, अगर आपसे पूछा जा रहा है MMR तो आंसर होगा आपका 130 पर 1 लाख, अगर PNMR आ रहा है तो 23, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आ रही है तो 24, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आ रही है तो 34, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट आ रही है तो 39.4, और अगर सेक्स रेशियो आ रहा है तो इट इज 943। तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने डाला है कि सब ये लेटेस्ट अपडेट बता दो। तो अगर किसी भी एग्जाम में, कल परसों में किसी एग्जाम में अगर आपसे पूछे जा रहे हैं IMR, NMR, PNMR, U5MR, सेक्स रेशियो, तो ये वैल्यूज आप दिमाग में रख के चले जाना, क्योंकि रिव्यू तो हुआ है इसका मई 2020 में, लेकिन उसका रेफरेंस जो है वो SRS 2018 को ही माना गया है। तो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आप इनको याद करके जाइए। सेक्स रेशियो में बोलता है कि साहब हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट नाम आता है केरला, लोएस्ट नाम आता है हरियाणा। केरला का है आपका 1084 और हरियाणा का है आपका 877। ये कुछ अपडेट्स है जो आप दिमाग में रखे जाने एग्जाम में जाने से पहले। कुछ जो चेंज है वो आपको बता देते हैं। अगर आपको 130 MMR के रेस्पेक्टिवली 113 मिल रहा है तो आप इसे ज़्यादा सही मानेंगे, समझ रहे हो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मटरनल मोर्टेलिटी रेट हर 3 साल में रिवाइज होता है वैसे तो। अगर आपको 130 मिल रहा है, इसका कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं, आप 130 कर जाएगा। लेकिन अगर आपको 130 के रेस्पेक्टिवली 113 मिल रहा है तो आप बेटर जो ऑप्शन चॉइस होगा वो होगा 113 एज कम्पेयर टू 130, ठीक। ऐसे ही IMR अगर आपको 34 मिल रहा है और कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं, आपको 34 ही करके आना है एज पर SRS 2018। लेकिन अगर आपको 32 मिल रहा है तो जो बेटर चॉइस होगी दैट वुड बी 30। तो दूसरा चेंज है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 के अलावा कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है, तो आपको 4 के रेस्पेक्टिवली 32 मिल रहा है। लेटेस्ट अपडेट जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अगर आपको 39.4 मिल रही है, वेरी गुड। अगर नहीं मिल रही है तो लेटेस्ट अपडेट है वो है 32। ये 2-3 चेंजेस है जो आपको दिमाग में रख के जाने। जहाँ तक है एग्जामिनर SRS 2018 में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2-3 चेंजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप दिमाग में रख जाना। जैसे MMR 32 है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 39.4 की जगह 39.0। सेक्स रेशो अगर 943 है, दूसरा कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है, 943 करना, ठीक है। क्योंकि जो सेक्स रेशो का सोर्स माना जाता है, सेक्स रेशो का सोर्स होता है सेंसस, सेक्स रेशो का सोर्स अपने पास सेंसस, और अभी जनगणना हुई है 2011 में, उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। तो कह रहा साहब अगर आपको सेक्स रेशो में अब लेटेस्ट अपडेट की बात करें 943 मिल रहा है और कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है, आपको 943 ही करना है। लेकिन अगर आपको उसने दिया है 936 तो दैट वुड बी बेटर चॉइस। लेटेस्ट अपडेट जो है सेक्स रेशो इंडिया के वो है 936। तो ये मैंने आपको बता दिए पुराने वर्सेस न्यू। पुराने आपको SRS 2018 जनरली इसी पे ही टिकेगा एग्जामिनर, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ लेटेस्ट अपडेट की बात करता है, चेंजेस की बात करता है, तो वो हमने आपको बता दिए। MMR 130 की जगह 113, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 34 की जगह 32, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 39.4 की जगह 39.0, सेक्स रेशो 943 की जगह 936 लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो। और अगर SRS 2018 की बात करें तो सेक्स रेशो हाईएस्ट है केरला 1084 और लोएस्ट है हरियाणा 877। तो ये कुछ बच्चों ने डाले थे लेटेस्ट अपडेट SRS के, इसको आप इस स्लाइड को थोड़ा सा आप कवर करके जाना। हम आते हैं अपने लास्ट बुक पे, कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग के
कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेके आए हैं। इन क्वेश्चंस में जो अपने टॉपिक्स बेसिकली इंक्लूड किए हैं, इन टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें तो बताएं, ठीक है। परसों आपका एग्जाम में आप ट्राई मार सकते हो। अगर आपके किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है मार्कर ऑफ पोटेंसी ऑफ ए वैक्सीन इज, तो इन चारों में से आप क्या आंसर टिक करके आने वाले हो। अगर क्वेश्चन आ रहा है मार्कर ऑफ पोटेंसी ऑफ ए वैक्सीन, तो आप इन चारों में से क्या टिक करके आ रहे हो। मार्कर ऑफ पोटेंसी ऑफ ए वैक्सीन, मार्कर ऑफ पोटेंसी ऑफ ए वैक्सीन, मार्कर ऑफ पोटेंसी ऑफ ए वैक्सीन, ठीक है साहब। वो कह रहे साहब, वो कह रहे यार चारों को समझ ही लेते हैं। पहला वर्ड जो लिखा गया है दैट इज स्विच। पहला वर्ड लिखा गया है स्विच, तो देख तो ले स्विच है क्या। अब बच्चा थोड़ी सी स्पीड बनाए रखना, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा सेलेक्ट करके लाया हूँ मैं, ठीक है। ये किसी ना किसी एग्जाम, आपके निकटतम एग्जाम में दिखने की पूरी संभावना है। जैसे पहला है स्विच। स्विच का मतलब हम कुछ चेंज करने वाले हैं, ठीक है। हम कुछ फेरबदल करने वाले हैं, उसकी बात हो रही है। तो ठीक है, एक ट्रायंगल दिमाग में रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती। एक ट्रायड अपने दिमाग में रखना। स्विच का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इससे ट्रैक कर सकते हो। स्विच का मतलब क्या करने जा रहे हैं हम, ठीक। तो कह रहे साहब पहला चेंज, बोले साहब पहला चेंज जो हम करने जा रहे हैं, पहला चेंज है साहब, हमारा टारगेट है किसी भी तरह इरेडिकेशन ऑफ पोलियो वायरस। कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये बोला साहब रिमूवल, हमारा टारगेट है रिमूवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ओपीवी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की फॉर्म में याद रख देना। स्विच का मतलब क्या है, स्विच का मतलब है हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, ठीक है। टारगेट क्या है हमारा, हम चाह रहे हैं कि पोलियो वायरस जो कि एलिमिनेशन की कगार पे आ चुका है उसे इरेडिकेट ही कर दे। जो इंडिया से जा चुका है उसे पूरे वर्ल्ड से ही हटा दे, ठीक है। इसके लिए जो पहला स्टेप उठाया जा सकता है वो क्या है साहब, जो ओपीवी है, ओरल पोलियो वायरस है, उसको टोटली बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए, वो दिमाग में रखना, ठीक है। पहला वर्ड है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, दूसरा है सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस, ठीक है। ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, ये जुड़ी है चेंज इन स्ट्रेन ऑफ वैक्सीन इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। विच में लीड टू पैरालाइटिक पोलियो। वापस समझ लीजिए मेरी बात को। एक जब जो हम ओपीवी दे रहे हैं, बेसिकली ओपीवी, नो डाउट ओपीवी अच्छा माना जाता है, एपिडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। लेकिन ओपीवी से जुड़े जो साइड इफेक्ट भी है, इसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे पहला है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। पहला जो आप बोल रहे हैं दैट इज वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, ठीक है। दूसरा आप बोल रहे हो सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। एक्चुअली क्या होता है, वैक्सीन में जो स्ट्रेन होता है पोलियो वायरस का, जैसे ही वो आपकी बॉडी में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो कुछ एक केसेस में वो स्ट्रेन अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। तो फॉर्म चेंज करने से उस वैक्सीन की वजह से पैरालाइटिक पोलियो होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो साइड इफेक्ट है ये ओपीवी से ज़्यादा जुड़े हैं, आईपीवी से कम जुड़े हैं। इसलिए हमारा टारगेट है कि सब किसी भी तरीके से आईपीवी पे रोक लगाई जाए, ठीक। तो कह रहे साहब दूसरा जो पॉइंट है, क्यों बोला जा रहा है स्विच का मतलब है कि साहब आज तक जो हम दे रहे थे ट्राइवेलेंट ओपीवी, उससे आ जाओ बाइवेलेंट ओपीवी, ये है स्विच, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्विच का मतलब क्या है, स्विच का मतलब है कि साहब ट्रांजिशन, स्विच का मतलब है ट्रांजिशन, ठीक है। कि साहब जो आप पोलियो ट्राइवेलेंट स्ट्रेन की बात कर रहे थे, पोलियो वायरस 1, 2 एंड 3, उससे आ जाओ 1 एंड 3 पे, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान रखना 2 को हटा दिया गया है, 2 को हटा रहे हैं हम। तो कह रहे साहब जो ट्राइवेलेंट ओपीवी, जो अपना ओपीवी जो ऑरल पोलियो वैक्सीन हुआ करता था, ट्राइवेलेंट जिसमें फॉर्म हुआ करती थी, ट्राइवेलेंट सीरोटाइप हुआ करते थे 1, 2 एंड 3, उस पे आप, ठीक है, 1 एंड 3 पे आ जाओ, 2 को हटा दो, ठीक है। वो कह रहे 2 को हटा दो।
सिर्फ 1 and 3 पे आ जाइए, 1 and 3 पे, क्योंकि जो 2 वाला कंपोनेंट है, जो 2 वाला कंपोनेंट है वो ज़्यादा एसोसिएटेड माना जाता है आपके जो 2 वाला कंपोनेंट है वो जुड़ा माना जाता है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो और वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस सर्कुलेटिंग इन साइड इफेक्ट की वजह से। बना ले तो फिर काय वो में तो डाल ले स्विच का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन में जो स्ट्रेन 3 हुआ करती है 1, 2 and 3, उससे 2 को हटा दो, बाइवेलेंट पे आ जाओ, ओनली 1 and 3, क्योंकि जो टाइप 2 स्ट्रेन है उसकी टेंडेंसी होती है इंटेस्टाइन में चेंज होने की दूसरी फॉर्म में। इन साइड इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हम कह रहे हैं ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट पे आ जाओ। ठीक, कब से, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके, कब से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के जाना, पढ़ के जाना आप लोग, कब से। तो साहब अप्रैल 2016, अप्रैल 2016 ये जो ट्रांजिशन हुआ है, जो स्विच हुआ है, दैट इज अप्रैल 2016, अप्रैल 2016। तीसरा सी पॉइंट बोल रहा है, सी पॉइंट बोल रहा है साहब इंट्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट वन डोज ऑफ आईपीवी, इंट्रोडक्शन ऑफ एटलीस्ट वन डोज ऑफ आईपीवी। ठीक है, तो स्विच का क्वेश्चन दिखने की पूरी संभावना है। स्विच का सिंपल सा मतलब है ट्राइवेलेंट से बाइवेलेंट पे आ जाओ, कम से कम एक डोज तो ओपीवी की लगाओ, और हो सकता है तो ओपीवी को हटा ही दो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से। ओपीवी से जुड़े 2 साइड इफेक्ट है, एक वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो और दूसरा सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। इन दोनों से अगर बचना है, ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में कोई केस तो बचा है नहीं, लेकिन वैक्सीन की वजह से कोई केस न पनप जाए, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश ये है कि साहब हम ओपीवी से आईपीवी पे आ जाए, क्योंकि वो कह रहा है साहब आईपीवी में बहुत कम टेंडेंसी होती है, बहुत कम रिस्क होता है। ठीक है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो और वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस बहुत ही कम रिस्क होता है। तो पहला जो शब्द आपको दिया गया स्विच, इसका मतलब हमने समझ लिया, स्विच का कहीं से भी वैक्सीन की पोटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला शब्द तो हम हटा देते हैं अपने ऑप्शन से, स्विच। तो कह रहा है साहब स्विच का तो कहीं से भी कोई भी पोटेंसी ऑफ वैक्सीन से लेना देना नहीं है। ये तो सिंपल सी बात करता है कि साहब ट्राइवेलेंट जो ओपीवी है उससे बाइवेलेंट ओपीवी पे आ जाओ, ठीक है, और कम से कम एटलीस्ट वन डोज ऑफ आईपीवी आप शेड्यूल में शामिल करो। ये है आपका स्विच। ठीक, ये कह रहे हैं साहब अगर आपसे पूछे ये कब हुआ, तो आपने बोला अप्रैल 2016, अप्रैल 2016। और अगर आपसे कोई पूछे आईपीवी का इंट्रोडक्शन, तो एट द एंड ऑफ 2015। तो दिए गए प्रश्न का बेसिकली स्विच से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा शब्द दिया गया है ओवीपी, ओवीपी। ओवीपी का नाम अगर आपने सुना हो, ठीक है, तो दैट इज ओपन वायल पॉलिसी। सेकंड जो शब्द दिया गया है दैट इज ओपन वायल पॉलिसी 2015, ओपन वायल पॉलिसी 2015। ठीक है, शब्द खुद ही बता रहे हैं, ठीक है, वायल को ओपन करने के बाद भी क्या यूज किया जा सकता है, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है क्या? हाँ, पॉलिसी है, दैट इज ओपन वायल पॉलिसी 2015। क्या बोलती है ये पॉलिसी? ये पॉलिसी कहती है साहब, ठीक है, एंश्योर द सेफ्टी एंड प्रिजर्व द लाइफ, अब 100 तो बातों की एक बात काय ओपन अब वायल देख पॉलिसी रहे हो, बोलती है टाइम कि साहब खराब अगर आपने करके नहीं किसी फड़ना वैक्सीन को है। एक बार खोल लिया है, ठीक है, हाँ, तो बस आप बस उसे काय रुक किन जाबू मैं शर्तों पे यूज कर सारा सकते हो, अगले सेशन में कर सकते हो भी कि नहीं कर सकते हो, तो कैसे, कब, ठीक है, वो सारी शर्तें भी बतानी पड़ेगी। तो बोल रहे साहब जब करे आया तो वो काय देगा तू उठा टारगेट क्या है? ओपन वैक्सीन वायल, फड़ला ही ओपन मार वैक्सीन फड़ा वायल कैन बी यूज्ड ओ इन सर्दी लाग रही थी ना, गुठे गुठे से लाग रही थी ना, आना कहीं subsequent sessions गुठन सी up लाग to रही थी। important is 4 weeks। ठीक है भैया, तो ओपन वायल पॉलिसी 2015 से सीधी सी बात बोल रही है कि अगर आपने किसी वैक्सीन वायल को ओपन कर लिया है और आप इसे सब्सिक्वेंट सेशंस में यूज करना चाह रहे हो महीने भर के अंदर अंदर, ठीक है, तो क्या शर्तें रहेंगी? तो अपने क्वेश्चन रहेंगे साहब, ओपन वायल पॉलिसी में जो पीरियड होता है वो होता है 4 वीक्स का पीरियड। अगले एक महीने में जितने भी सेशंस है उसमें उसको काम लेना, ये है ओपन वायल पॉलिसी। अब हो गया क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेगा किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता।
ठीक है। एप्लीकेबल किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं डाल है, दो और open का well या तो एक policy। सीधा सही तो या ज्यादातर एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एप्लीकेबल, कौन कौन से वैक्सीन पे लगता है, कौन कौन से वैक्सीन पर नहीं लगता है। तो हम इसके लिए आपकी थोड़ी मदद करना चाह रहे हैं। कहाँ लगता है उसके लिए आपको याद रखना रूल ऑफ 3+2 इज प्याज इक्वल टू काट 5। ले, 2-3 टमाटर वमाटर ये काट ले, और रूल ऑफ सब्जी बढ़ जाएगी, अब आप इसको बड़ा 3+2 इज इक्वल टू 5 किस पे नहीं लगता है, इसके लिए आप याद रख के जाना। जयपुर मिष्ठान भंडार भंडार, जयपुर मिष्ठान भंडार। तो ये मीनों में याद कर जाना, काम हो जाएगा अपना। JMB, ओपन वायल पॉलिसी किस पे लगती है, तो हम बोलेंगे 3+2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। किस पे नहीं लगती है तो आप बोलना साहब, एक हमने छोटा सा एक अपनी मदद की है खुद की कि साहब जयपुर मिष्ठान भंडार मिनोमिक है, उसको हम रिकॉल कर जाएंगे वहाँ पर। जयपुर मिष्ठान भंडार 3+2 इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या होगा। 3 का मतलब दो ऐसे वैक्सीन है जो 3 अल्फ़ाबेट वाले हैं, OPV और DPT। दो ऐसे वैक्सीन है जो 2 अल्फ़ाबेट वाले हैं, TT और हेपेटाइटिस बी। और 5 का मतलब आप लिखोगे पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट ये हो गया आपके बेसिकली। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 नाम। ठीक, 3 में आप 2 नाम याद रखेंगे, 3 अल्फ़ाबेट वाले OPV और DPT। 2 में आप 2 नाम याद रखेंगे, 2 अल्फ़ाबेट वाले TT और हेपेटाइटिस बी। 5 का मतलब आप निकालेंगे पेंटावेलेंट, 5 का मतलब पेंटावेलेंट, 5 का मतलब पेंटावेलेंट। तो ये जो वैक्सीन है इन पे लगती है ओपन वायल पॉलिसी, मतलब आप इनको एक बार खोलने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर दूसरे सेशंस पे भी यूज़ कर सकते हो। इनको यूज़ नहीं कर सकते, अपने आप दिमाग बोलेगा आपका। जे के नाम से कौन होता होगा, जैपनीज एनसेफलाइटिस। एम के नाम से कौन होता होगा, मीजेल्स। बी के नाम से कौन होता होगा, BCG। इन पे नहीं लगती ओपन वायल पॉलिसी, मतलब इनको एक बार आप खोलने के पश्चात अगले 1 महीने या अगले सेशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो इन पे नहीं लगती और इन पे लगती है। तो क्या टारगेट है, किस पे लगती है, किस पे नहीं लगती है, और क्या रहेंगी टर्म एंड कंडीशन, क्या रहेंगी तो बस टर्म तू एंड काय मां तो कंडीशंस। खराब कर तो तेरे फड़लब जेते वो करनो जो क्या रहेंगी टर्म एंड कंडीशन ओपन वायल पॉलिसी। अगर साहब ओपन वायल पॉलिसी की अगर आप ओपन वायर पॉलिसी अगर आप अप्लाई करोगे, 3 ही रिजल्ट निकलेंगे। या तो आपका वैक्सीन यूजेबल है, या आपका वैक्सीन नॉन यूजेबल है, ठीक है, या आपका वैक्सीन शो किया है AEFI। 3 ही रिजल्ट निकलेंगे, या तो यूजेबल है, या नॉन यूजेबल है, या फिर AEFI। हाँ, कुछ शर्तें जो हमें जान लेनी चाहिए ओपन वायर पॉलिसी के लिए। अगर साहब कुछ शर्तें तो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। पहला, एक्सपायरी डेट। पहला, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट। दूसरा, VVM, सेफ मार्जिन। सेफ मार्जिन। तीसरा, कोल्ड चेन, एफिकेसी। ठीक है। चौथा, आपकी टेक्निक्स रहेगी एसेप्टिक टेक्निक्स। एसेप्टिक टेक्निक्स टू विड्रॉ डोज। पांचवा, डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग वायल शुड बी नोटेड। सुन लीजिए, अगर ओपन किसी भी वैक्सीन वायल को ओपन करने के पश्चात 2 4 5 चीज़ें तो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। एक तो उसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है, एक्सपायरी डेट निकल तो नहीं रही। दूसरा, हमें वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग चेक कर लेना है कि वो अभी यूजेबल है कि नहीं है। तीसरा, उसका जो कोल्ड चेन टेम्परेचर जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं। नेक्स्ट, जो भी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो एसेप्टिक होनी चाहिए, नॉन कंटामिनेटेड होनी चाहिए। वैक्सीन को रानी किसी भी की तरीके वाव से कोई भी बैठने तो कंटामिनेशन का कॉन्टेक्ट में चला नहीं आने पसंद देना है है। लास्ट, जब भी आप खोल रहे हो उस दिन की तारीख और उस टाइम को आपको नोट कर लेना है किसी भी वैक्सीन वायर को खोलने से पहले। इन शर्तों के पश्चात हम देखते हैं कि साहब कौन सा यूजेबल है, कौन नॉन यूजेबल है, किसने रिपोर्ट कर दिया है AEFI। AEFI का मतलब समझते हैं आप लोग। AEFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट्स आफ्टर 11,376 एडवर्स GB। इवेंट्स। एडवर्स इवेंट्स, AFI का मतलब होता है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन।
तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो हमसे पूछे जाएंगे। वो कह रहे था ओपन वायर पॉलिसी की सारी शर्तों के पश्चात आपने 3 कैटेगरी बना ली। एक कैटेगरी जो यूज किए जा सकते हैं वो इन पांचों में से कोई एक होगा, या तो डीपीटी होगा, या ओपीवी होगा, या टिटनेस होगा, या हेपेटाइटिस बी होगा, या पेंटावेलेंट आपका वैक्सीन होगा। इनमें से कोई एक होगा लिक्विड वेंटिलेटर। कौन से नॉन यूजेबल है? नॉन यूजेबल में 3 नाम तो ये रहेंगे आपके, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, मीजल्स, बीसीजी, या फिर इन शर्तों में जो खरा नहीं उतरा हो उसको बोलेंगे नॉन यूजेबल। एक कैटेगरी होती है किसी वैक्सीन से कोई रिएक्शन तो नहीं हो गई, उसे हम बोलते हैं एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये 3 कैटेगरी है। तो कह साहब यूजेबल का तो क्या करना है? वो कह रहे साहब यूजेबल को तो आप यूज कर लो, ठीक है, नॉन यूजेबल को आप डिस्कार्ड कर दो। नॉन यूजेबल को आप डिस्कार्ड कर दो, और जिसने एडवर्स इवेंट रिपोर्ट किया है, ठीक है, उससे आप थोड़ा सा सेफ रखोगे। उसे आप कह रहे हो साहब, उसे आप कोल्ड चेन मेंटेनेंस के साथ, को मिला रहा था ना नेट पे कोल्ड सर्च चेन करा था। मेंटेनेंस के साथ, तो जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता आई अब तो देख रही हूँ मैं तो तेरे तब तक आप जो उसको आगा को तो सोच अब वा तो होगो वा तो स्टोर करके वा रखना में तू कौन कर बजा रहे हो जो सही कर बहू कुमा। तो ये है आपके दूसरे शब्द का अब मतलब आगा ओपन वायर पेपर की पॉलिसी का तैयारी मतलब। कर ओपन ई वायर में ना पॉलिसी हो का गलती मतलब बस। अगर एक महीने में एक बार वैक्सीन वायर को खोलने के पश्चात आप एक महीने में यूज़ कर सकते हैं हो कि नहीं। 5 नाम है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, 3 नाम है जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ टर्म कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो यूज़ करने लायक है उनको आप यूज़ कर लोगे, जो नॉन यूज़ करने भी लायक है उन्हें आप डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। और जिन्होंने कोई अगर एडवर्स इवेंट अगर रिपोर्ट किया है किसी वैक्सीन ने, तो उसको आप कोल्ड चेन मेंटेनेंस के साथ में जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप उसे स्टोर करके रखोगे। तो ये आपका हो गया दूसरा शब्द ओपन वायर पॉलिसी। तो सब ऐसे हमने देखा ओपन वायर पॉलिसी का भी बेसिकली पोटेंसी, वैक्सीन की पोटेंसी से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक अलग पॉलिसी है वैक्सीन की। तो कह रहे साहब जो आपने सेकंड वर्ड बोला ओपन वायर पॉलिसी, सेकंड वर्ड बोला आपने ओपन वायर पॉलिसी, ठीक है। ये तो है कि साहब ओपन वायल कैन बी यूज्ड, ओपन वायल कैन बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट सेशंस, फॉर सब्सिक्वेंट सेशंस अप टू 4 वीक्स, अप टू 4 वीक्स। तो दूसरे शब्द का भी एज सच डायरेक्टली वैक्सीन की पोटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं अपन अपने लास्ट शब्द पे। लास्ट शब्द आपका मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। तो कह रहे यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मिशन इंद्रधनुष का मतलब, वो कह रहे मिशन इंद्रधनुष का मतलब 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। सब इंद्रधनुष मतलब 7 कलर, 7 मतलब 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। इनका हम करना चाह रहे हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। तो मिशन इंद्रधनुष तो अलग चीज़ है। मिशन इंद्रधनुष बोलता है कि सब 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, बेसिकली इनका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन चाह रहे हैं हम बाय द ईयर ऑफ 2020, बाय द ईयर ऑफ 2020। जो मिशन इंद्रधनुष है उसका भी एज सच वैक्सीन की पोटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे आपके निकटतम किसी भी एग्जाम में अगर आप प्रश्नों को हिट एंड ट्रायल से करोगे तो भी सॉल्व हो जाएंगे। वो कह रहे हैं सब स्विच का तो कोई लेना देना है ही नहीं वैक्सीन की पोटेंसी से। ओपन वायर पॉलिसी का भी ऐसा कोई लेना देना नहीं है वैक्सीन की पोटेंसी से। मिशन इंद्रधनुष भी एक प्रोग्राम है, एक पॉलिसी है बेसिकली, जो बोल रहे हैं कि साहब बाय द ईयर ऑफ 2020 हमें कंप्लीटली इम्यूनाइजेशन गेन कर लेना है अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल अरे डिजीज, तू तो आराम से 7 बोल वैक्सीन बे। प्रिवेंटेबल डिजीज। बाद बस में एक बना गड़बड़ लेंगे मत कर अभी देना तो 7 में कौन है और कौन नहीं। तो आप बोलना साहब एक तो है आपका बाटी बनाओ HBO, अरे तू पर बात है मौसम दूसरा है आपका DPT, अरे रे बात है और एक है आपका मीजल्स, मैं तुम्हें लगा दूंगी एक है आपका बाद में मीजल्स, पढ़ लूंगा मैं आपको रिकॉर्डिंग कर लूंगा। ठीक है। तो 7 में बेसिकली अपने पास ये नाम रहेंगे HBO, DPT, मीजल्स। कौन नहीं है ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं बना इनका दूंगा कहीं कोई नाम नहीं है। काल हमार कर रहा था मिशन इंद्रधनुष में 7 डिजीज हैं, लेकिन लास्ट टाइम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार कौन सी नहीं है बेसिकली। तो एक नाम हटा देना H डेंजर टाइप B, ये वाला नहीं होता मिशन इंद्रधनुष में। मिशन इंद्रधनुष में है या तो आपका हेपेटाइटिस बी, यह आपका टीबी BCG, यह है आपका OPV पोलियो, यह है आपका डिप्थीरिया, यह है आपका पर्टुसिस, यह है आपका टिटनस, यह फिर आपका मीजल्स।
अब जो मिशन इंद्रधनुष है उसमें भी एज सच अपन बात करें तो वैक्सीन की पोटेंसी की कोई बात नहीं की गई है। ये तो अपन बोल रहे हैं कि बाय द ईयर ऑफ 2020 2020 तक हम जितना हो सके गेन कर लें इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। 7 नामों में एच इन्फ्लुएंजा टाइप भी नाम कहीं भी नहीं है। एक है आपका एचवीओ हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, ओपीवी, एक है आपका टीपीडी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस और एक है आपका मीजल्स। ठीक है, तो 7वां नाम बेसिकली गलती से हम आपको रिकॉल नहीं कर पाते। अब बच गया ले देके एक ऑप्शन जो कि है इस क्वेश्चन का सही आंसर, दैट इज वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग क्या बला है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग? ठीक है, क्या बला होती है आपकी वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग? मतलब कौन से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग से? संतो आज वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग से अगर कुछ ही नहीं है। वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग मतलब यहाँ दो ना तो टारगेट बारी में रहेंगे। पड़ी होगी तो पहला, वहाँ पड़ी होगी। ठीक है, इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर ऑफ पोटेंसी, it is marker of potency of a vaccine, it is marker of potency of a vaccine, it is a marker of potency of a vaccine। मतलब जब आप जिस जगह वैक्सीनेशन करने जा रहे हो वहाँ ये वैक्सीन यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, ये बताती है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। दूसरा, ये आपको ये भी बताएगी साथ ही साथ एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन। तो दूसरा एक इससे जुड़ा जो ऑप्शन है वो ये भी हो सकता है। दूसरा आपको इंडिकेशन देगी एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन की, जहाँ से आ रहा है वहाँ से ये सही सुरक्षित आया है कि नहीं आया। ठीक, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग का मतलब, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग का मतलब एक बोतल हुआ करती है वैक्सीन जो आपकी वायल हुआ करती है। बेसिकली वैक्सीन जो वायल हुआ करती है, वैक्सीन जो वायल हुआ करती है उसमें होता है सब, एक तो होता है आउटर ब्लू, आउटर ब्लू, और एक होता है इनर वाइट। आउटर ब्लू और इनर वाइट स्क्वायर, आउटर ब्लू इनर वाइट। माइलेगा संदूर यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं। किस तरह गलती कर? अरे रुक जा यार, थोड़ी सी 5 साल मतलब तू रुक जा रे यार, तू समझे बोले यार मैं समझा यार। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन अब एक एक चीज देख लो, एक एक चीज में आपको थोड़ा टाइम डाल दो। लम्मा सदा बदल तू पढ़ ले तो तू भी जो वो ने पढ़ दियो और मैं पढ़ दियो कुंदी लगा ले, कुंदी कहाँ लगा दे मैं तो
सेकंड वाला होता है आपका लाइट ब्लू। लाइट ब्लू साफ साफ नजर आ रहा है, लाइट ब्लू। आवाज नहीं आ रही। तो कह रहे 4 कैटेगरीज है, ठीक है। अगर किसी को आवाज़ नहीं सुन पाई थी तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछेंगे सब। जो आउटर वाला सर्किल होता है वो होता है ब्लू, इनर वाला जो स्क्वायर होता है वो होता है वाइट, जो स्क्वायर होता है अंदर वाला वो बना होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल पर, वही कलर चेंज करता है, ये भी पूछा जाता है। कलर चेंजेस पे कौन कौन सी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी है। पहला, या तो अंदर वाला जैसा था वैसा के वैसा रहेगा वाइट, या फिर अंदर वाले का कलर हल्का सा नीला लाइट ब्लू, या फिर वो बोल रहा है कि इसका कलर हो जाएगा कम्प्लीटली ब्लू, कम्प्लीटली ब्लू, या फिर ये हो जाएगा पर्पल एंड या फिर ब्लैक, पर्पल या फिर ब्लैक, पर्पल या फिर ब्लैक। साफ साफ आपको दिखाया जा रहा है। पहली और दूसरी कैटेगरी में ये है यूजेबल, मतलब जब तक सब वाइट है या फिर लाइट ब्लू है तब तक आप बोलोगे यूजेबल फॉर्म है। लेकिन जैसे ही ये हुआ आपका, जैसे ही आपका ये हुआ ब्लू या फिर पर्पल ब्लैक, आप बोलोगे अब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉन यूजेबल, दैट इज़ नॉन यूजेबल। तो ये है आपकी वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, जिससे आप बेसिकली चेक कर सकते हो वैक्सीन की पोटेंसी, वैक्सीन की पोटेंसी। इसी पे जुड़ा वो कह रहे साहब वीवीएम 2 चीज़ों से जुड़ा है, वीवीएम 2 चीज़ों से जुड़ा है। आपने बोला पहला आपने बोला मार्कर ऑफ पोटेंसी, मार्कर ऑफ पोटेंसी। दूसरा आपने बोला एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन, दूसरा आपने बोला एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन, दूसरा आपने बोला एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन। तो कल आप निकटतम आप किसी अच्छे एग्जाम में बैठने वाले हो, एक कोल्ड चेन प्रार्थना है, इसे जरूर याद करके चले जाना, फायदे में रहोगे। कोल्ड चेन प्रार्थना, इसे आप थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, फायदे में रहोगे। ये प्रार्थना अपने बहुत काम आने वाली है किसी भी एग्जाम में। क्या बोलती है प्रार्थना? ये प्रार्थना बोलती है साहब, आप ही ने कभी बोला है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप ही ने कभी बोला है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। तब आपने कभी आंसर दिया हुआ है ILR, तब आपने आंसर दिया हुआ है ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। तो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन को किस तरीके से रखा जाता है उसके लिए प्रार्थना है। ये प्रार्थना अपने दिमाग में रख जाना, ठीक है, ईश्वर अपनी मदद कर देगा। क्या बोलती है ये प्रार्थना? ये प्रार्थना बोलती है साहब कुछ इस तरीके से लर्न करके जाना है। ओ मेरे भगवान, रोज तेरी, रोज तेरी दया इसी प्रकार, इसी प्रकार, ओ मेरे भगवान रोज तेरी दया इसी प्रकार परमानेंट, परमानेंट हमें दे। ठीक है, ये कोल्ड चेन प्रार्थना है जो आपको याद रख जानी है। अगर किसी को नहीं नोट है मैं वापस देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है साहब, प्रार्थना बोलती है साहब, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान रोज तेरी, रोज तेरी दया इसी प्रकार परमानेंट हमें दे। हम क्या करने जा रहे हैं? हम आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन को रखने का तरीका सीख रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन बेसिकली क्रैक होने वाले हैं। वो कह रहा है वो कह रहा है साहब आपको आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में बेसिकली वैक्सीन जब रखे जाते हैं, तो अगर आपको उसका आइडिया है तो आपको कुछ क्वेश्चन बहुत सही होने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे आप, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे या नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। तो वैक्सीन किस तरीके से रखे जाते हैं, अब आपको एक एक नाम रिकॉल होएंगे। वो कह रहा है साहब पहले नाम की बात करें, सबसे नीचे कौन रखा जाता है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आता है? मीजेल्स। उसके बाद किसका नंबर आता है? BCG। उसके बाद किसका नंबर आता है? रोटा वायरस। उसके बाद किसका नंबर आता है? टिटनस। 2 नाम लिखे गए हैं, ठीक है। दया का मतलब DPT, इसी प्रकार का मतलब IPV। परमानेंट के भी 2 मतलब हैं,
एक है आपका पेंटावेलेंट, दूसरा है आपका न्यूमोकोकल वैक्सीन, हमे का मतलब हेपेटाइटिस बी और दे का मतलब डायलुएंट्स। तो फ्रेंड्स ये प्रार्थना जरूर पढ़ जाना, ये प्रार्थना आपकी बहुत मदद करने वाली है। वो कह रहा है साहब ILR में जो वैक्सीन रखे जाते हैं उनको रखने का एक सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस आपके दिमाग में है तो आपको इस जन्म में कभी नहीं रटना पड़ेगा कौन सा वैक्सीन हीट सेंसिटिव है, कौन सा वैक्सीन कोल्ड सेंसिटिव है। मतलब किसको हीट से नुकसान होने की संभावना है और किसको कोल्ड से नुकसान होने की संभावना है। इस फ्रिज में जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब नीचे वाले जो वैक्सीन है, जो नीचे वाला आपका हिस्सा है, मतलब आप समझ पा रहे हो कि साहब जो नीचे वाला हिस्सा है वो है बेसिकली हीट सेंसिटिव, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है बेसिकली कोल्ड सेंसिटिव। ठीक है, तो ILR में इस तरीके से हमसे पूछा जाता है कि वैक्सीन कैसे रखे जाते हैं, फिर उस पर आधारित हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि साहब हीट सेंसिटिव और कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन की बात करें, आपने अपने से क्वेश्चन पूछा था विच इज़ द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, या हमसे पूछा जाता है विच इज़ द मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, विच इज़ द मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। तो जिस बच्चे को सीक्वेंस पता है उसके लिए तो बहुत ही आसान है काम। वो कह रहा है यार मुझे तो साफ साफ नज़र आ रहा है। हीट सेंसिटिव की बात करें तो मैं सबसे पहले इसका नाम लेना चाहूँगा, वो होगा OPV। ऐसे ही अगर कोल्ड सेंसिटिव की बात करें तो अगर कोई नाम लेना चाहेगा तो मैं लूँगा हेपेटाइटिस बी। तो उस बच्चे को तो ये क्वेश्चन नहीं रटना, उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। वो बोलेगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल्ड हीट सेंसिटिव वैक्सीन है जो सबसे नीचे रखा गया है, OPV। कौन सा सबसे मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन है जो सबसे ऊपर रखा गया है, दैट इज हेपेटाइटिस बी। तो ये अपने से पूछे जाते हैं, ये वकील बस साहब थोड़ा सा बच के रहना। गोस्वामी से अगर क्वेश्चन आए विच इज़ द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, विच इज़ द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन, या फिर आए विच इज़ द मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, या फिर क्वेश्चन आए विच इज़ द लाइट सेंसिटिव वैक्सीन, ये 2-3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो नो डाउट हमने सबसे नीचे रखा है OPV, बट थोड़ा ध्यान रखना अगर OPV के सामने आ गया है रिकॉन्स्टिट्यूटेड, अगर OPV के सामने आ गया है रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG, आंसर वो माना जाता है। इससे थोड़ा बच के रहना। वो कह रहा था माना आपने रखा OPV को सबसे नीचे रखा जाता है, और दिए गए ILR के अरेंजमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन OPV होना चाहिए, होता भी है। लेकिन अगर आपने BCG को रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है तो फिर उसको सबसे नीचे रखे जाना चाहिए, तो उसको खराब होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन से बच के रहना। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन OPV ही होता है, लेकिन अगर उसके सामने आपको ऑप्शन मिल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG तो उसको सही आंसर माना जाता है, बच के रहना। ऐसे बोल रहा है साहब कोल्ड सेंसिटिव जो आपने सबसे ऊपर रखा है दैट इज हेपेटाइटिस बी, दैट इज हेपेटाइटिस बी। लाइट का मतलब हीट, लाइट का मतलब हीट। ठीक है, तो नीचे रखे गए 2 नाम लिख के आ जाना, एक OPV और एक मीजल्स। लाइट का मतलब हीट, तो नीचे रखे गए दो नाम आपको लिख के आना है, OPV और मीजल्स। ये है अपने पहले क्वेश्चन का फुल डिसेक्शन। इस तरीके से तो कह रहा है साहब आपको एक क्वेश्चन शुरुआत हुआ, बेसिकली हमने एक टॉपिक कंसिडर किया है वैक्सीन से जुड़ा हुआ। चारों शब्द अपने आप में एक पूरा टॉपिक हुआ करते हैं। पहला शब्द आपने बोला वैक्सीन, पहला शब्द आपने बोला हटा दी क्या उस साइड, ये कहाँ गई पिछली slide? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। पहला शब्द आपने बोला स्विच। स्विच का मतलब कुछ नहीं करना है, स्विच का मतलब हमको पोलियो वायरस को इरेडिकेट करना है। OPV की जगह पे IPV को लाना है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम ले भी आए हैं, लेकिन हमने चेंज कर दिया कि सब जो OPV ट्राइवेलेंट हुआ करता है उसको बाइवेलेंट पे ले आओ, ताकि जो साइड इफेक्ट हुआ करते हैं वैक्सीन रिलेटिव पोलियो के, वैक्सीन एसोसिएटेड या वैक्सीन डेराइव्ड, उसके चांस को हम कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी केस नहीं बचा है। दूसरा वो बोल रहा है कि साहब, दूसरा आपने बोला ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी किसी वैक्सीन को खोलने के पश्चात महीने भर के अंदर आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं। टर्म एंड कंडीशन याद रखना, किसको यूज़ कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, ये यूज़ करना, ये याद करना। नॉन यूजेबल का क्या करते हैं और एडवर्स इवेंट वाले का क्या करते हैं, ये याद रखना। उसके बाद आपने बोला साहब
तीसरा शब्द आया आपका वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग का मतलब मार्कर ऑफ पोटेंसी, एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन। आउटर हो गया आपका ब्लू सर्किल, इनर हो गया आपका स्क्वायर। कैसी क्या चीज़ ग्रेडिंग करनी है। अगर अंदर वाला व्हाइट या लाइट ब्लू आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अंदर वाला अगर ब्लू या पर्पल ब्लैक हो चुका तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो है एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन से भी, कोल्ड चेन में रखे गए वैक्सीन को हमें इस प्रार्थना से याद करना है। इस प्रार्थना के पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैसे ओपी भी होना चाहिए, बट अगर इसके सामने रिकॉन्स्टिट्यूट बीसीजी है तो उसे सही आंसर माना जाएगा। कोल्ड सेंसिटिव जो सबसे ऊपर रखा है आपने हेपेटाइटिस बी। और अगर अब बात करें लाइट सेंसिटिव हीट की, लाइट सेंसिटिव वैक्सीन की, तो लाइट का मतलब हीट, तो ओपीवी और मीजल्स। एक थोड़ा सा ये और देख लेना, ठीक है। डाइल्यूएंट्स पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे ऊपर डाइल्यूएंट्स रखे जाते हैं, सबसे ऊपर हमेशा डाइल्यूएंट्स रखे जाते हैं। एक नाम आपने लिखा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष का मतलब 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। 7 में बस कौन सा नाम नहीं है ये बच के रहना। एक और थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो 25 दिसंबर 2014। ये डेट भी थोड़ा सा आप देख लेना। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो आप बना 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014। वो भी आपको याद आ जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। इंद्रधनुष का मतलब 7, 7 का मतलब 2+5, 7 का मतलब 2+5, तो आप चाहोगे तो याद आ जाएगा आपको। अगर मिशन इंद्रधनुष की डेट आ रही है तो आपको रटनी नहीं है। इंद्रधनुष का मतलब 7, 7 के टुकड़े करें 2 और 5 तो हो गया 25 दिसंबर, ठीक है, और 7 2 14, 2014। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन से हमने कुछ चीज़ें सीखी। चलते हम दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किसी ने पढ़ा है तो बताइए। इन इंडिया रोटा वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया रोटा वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया रोटा वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। वो कह रहा है देख लेते हैं। पहला जो शब्द लिखा गया है 1985। 1985 अपने आप में कहानी लेके आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्योंकि अगर थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पार्ट में जाएं तो एक नाम था एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI, 1978 इंडिया, 1978 इंडिया। वो कह रहा है रोटा वैक्सीन तो अभी अभी आया है, तो पहला ऑप्शन तो शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पहले ऑप्शन से हम कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं साहब। वो कह रहे हैं साहब इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री की बात करो, आप इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री की बात करो, तो WHO या वर्ल्ड की बात करें तो बात है 1974। 1974 WHO वर्ल्ड स्केल पर बेसिकली प्रोग्राम लॉन्च हुआ, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। अगर इतिहास पुराना है, 1974 WHO वर्ल्ड स्केल पर बेसिकली प्रोग्राम शुरू हुआ, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। 6 नाम थे बेसिकली, 6 नाम। तो कह रहे साहब 6 नामों में कौन कौन है? 6 नाम में बोल रहा है साहब हमारा BCG, पोलियो, DPT और मीजल्स, ये 6 नाम है, ये 6 नाम है। तो 1974 WHO वर्ल्ड स्केल पर बेसिकली एक लॉन्च हुआ प्रोग्राम, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, BCG, OPI, पोलियो, DPT और मीजल्स। इंडिया में जब आया एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इंडिया में जब आया तब मीजल्स का नाम नहीं था, मीजल्स का नाम नहीं था। तो जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया बेसिकली तब आपने मीजल्स का नाम नहीं था। हाँ, वो जब बना आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जब वो बना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 तब मीजल्स ऐड हुआ, तो कह रहा साहब जो पहला ऑप्शन दिया गया है 1985, उसका तो कहीं भी कोई लेना देना नहीं है आपके इस रोटा वैक्सीन से। बेसिकली अपनी कहानी बता रहा है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। एक आपको याद रखना है 1974 WHO वर्ल्ड स्केल पर 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, मीजल्स भी था। एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंडिया में जब आया 1978 में, मीजल्स का नाम कहीं भी नहीं था। 1985 में बना हुआ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और भी कुछ चेंजेस थे क्या? एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट आपने दिया हुआ है 2015। थर्ड उसने दिया 1995। इससे क्या सीखना है हमको 1995 से? 1995
1995, तो 1995, 1990, 1997, ये तीन भी हमें दिमाग में रखने हैं। पहला है आपका 1990, दूसरा 1995 और तीसरा 1997। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है उससे भी हम देख लेते हैं, उससे एक ट्रायड दिमाग में रख लो, काम आ जाएगा। 1995, क्योंकि जो तीनों ही हैं 1995 विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। वो कह रहा है जो आपने तीन सन लिखे हैं बेसिकली उनमें खासियत क्या है तीनों में, ये ट्रायड हमने बनाया है, ठीक है। तो 3 लेटर्स वाले तीन इम्यूनाइजेशन जो चेंजेस है वो अपने को दिमाग में रखना है। पहला है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, पहला है आपका विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, VAS 1990 विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। 1995 है आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, और 1997 है आपका वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। तो तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है उससे एक ट्रायड की फॉर्म में आप 2-3 इन्फॉर्मेशन और दिमाग में रखें। पहला 1990 विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, 1995 पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, और 1997 वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। तो पहले ऑप्शन 1985 से आपने सिर्फ इतना देखा कि साहब हिस्ट्री क्या है, WHO इसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पे 1974 अगेंस्ट सिक्स वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एक्सटेंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसको अडॉप्ट किया इंडिया ने 1978 में, लेकिन मीजल्स का नाम नहीं था। जब वो बना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में, तब मीजल्स ऐड हुआ उसमें। और जो दो इन्फॉर्मेशन अपने को याद रखनी है मीजल्स से रिगार्डिंग, हम देख लेते हैं। थर्ड है आपका 1995 में बोल रहा है साहब तीन नामों के साथ आप याद रख लो। 1990 में VAS विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, 1995 में PPI पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, और 1997 में VVM वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। अब बचे आपके B और C, B और C। तो कह रहे साहब लगे हाथ याद रख ही लो, 2015, 2016, 2017। इसमें आप दिमाग में रिकॉल करना रूल ऑफ 2, हर ईयर पे 2 चीज़ें हमें रिकॉल करनी है, 15, 16, 17 सीक्वेंस में याद आ जाएंगे, ठीक है। 2015, 2016, 2017, 2015, 2016, 2017, 15 पे 2 चेंजेस। पहला आपने किया एलिमिनेशन ऑफ मैटरनल, एंड नियोनेटल टिटनस। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ IPV, ये तो है 2015। ऐसे 2016 पे भी 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, 2016 पे भी आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ रोटा वायरस, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ रोटा वायरस पहला तो। दूसरा आप बोलोगे स्विच, जो हमने पढ़ा शुरू में, स्विच। ऐसे ही 2017 पे भी आप 2 चीज़ें याद रखें, ठीक है। पेयर्स में तो आपको रिकॉल हो जाएंगे वहाँ पे, अदरवाइज बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, एक साथ रिकॉल नहीं हो पाते हैं, तो आप इनको फ्रेगमेंट्स में याद रखो। दिमाग में इतनी क्षमता होती है कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स में याद रखने की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डअप होती है। 2017 में वो बोल रहा है साहब एक तो आपका चेंज हुआ, मीजेल्स की जगह हो गया MR, जो आपका मीजेल्स था उसकी जगह हो गया मीजेल्स एंड रुबेला। और दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन, इंट्रोडक्शन ऑफ PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन PCV। तो इस तरीके से आप देखेंगे चारों ऑप्शन को जब आपने रिकॉल करने की कोशिश की, तो बेसिकली रोटा वायरस वाला जो ऑप्शन था वो आपके सामने अपने आप ही नज़र आ गया। साहब इंट्रोडक्शन ऑफ रोटा वायरस की बात करें तो सन रिकॉल होगा, वो होगा 2016। तो अगर साहब चारों ऑप्शन आपने ढंग से देखे, 1985 बेसिकली हिस्ट्री से जुड़ा हुआ पार्ट था, 1995 जो आपका था वो आपके 3 लेटर्स वाले ट्रायड से जुड़ा हुआ था, 1990 VAS विटामिन सप्लीमेंटेशन, 1995 PPI पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, 1997 VVM वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। 2015 की बात करें तो 2015 में वो बोल रहा है 15, 16 और 17, 15 का जो लेना देना है वो है IPV से।
16 में बोल रहा है स्विच और रोटा वायरस, और 17 में बोल रहा है वो MR मीजल्स रूबेला वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा यहाँ रख सकते हैं कि साहब 2010 एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। तो साहब ये भी पूछ लेते कई बार सेकंड डोज ऑफ मीजल्स कब ऐड हुआ, सेकंड डोज ऑफ मीजल्स कब ऐड हुआ, तो दैट इज 2010। तो ये बहुत सारे ईयर्स हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स में बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं ये सन, तो इनको आप थोड़ा सा कंसेप्ट के बेस पे रिकॉल करने की कोशिश कर लीजिए। 85 हिस्ट्री कहानी, 1995, 1990 और 1997 को ट्रायड की फॉर्म में याद रखना, और आपका जो ये 2015, 16 और 17 है इसे आप पेयर्स की फॉर्म में याद करना। एक IPV आपका पूछा जाता है, रोटावायरस आपका पूछा जाता है, यहाँ आपका MR कब लॉन्च हुआ, न्यूमोकोकल वैक्सीन कब इंट्रोड्यूस किया, ये पूछा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन से ये कुछ इन्फॉर्मेशन से जो आप वहाँ रिकॉल करने का ट्राई करें। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है मिड डे मील प्रोग्राम चला करता है बेसिकली, उसमें कितना कैलोरीज देते हैं और कितना प्रोटीन देते हैं बच्चे को मिड डे मील प्रोग्राम में। ये कह रहा है मिड डे मील प्रोग्राम चला करता है, उसमें बच्चे को पर डे का जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसमें कितना देते हैं कैलोरीज और कितना देते हैं प्रोटीन, एक तो थोड़ा अपना दिमाग साथ रखिएगा, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत कैलोरीज की। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत कैलोरीज, क्योंकि माल न्यूट्रिशन का मतलब प्रोटीन से ही लेना देना है। तो कह रहा दिए गए पहले ऑप्शन में प्रोटीन कम है कैलोरी ज़्यादा है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो संभव है नहीं कि सब प्रोटीन ज़्यादा और प्रोटीन कम और कैलोरी ज़्यादा हो। तो कह रहा मिड डे मील प्रोग्राम में बच्चों को जो दिया जाता है कैलोरीज और प्रोटीन जो दिया जाता है, तो या तो आपके सामने ऑप्शन होंगे कि साहब मिनिमम 500 किलो कैलोरी या फिर 10 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे, या फिर आपको ऑप्शन देंगे इस फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में देंगे। तब प्रोपोर्शन की फॉर्म में बेसिकली आपको बोलना होता है कि साहब एटलीस्ट 1/3 ऑफ कैलोरीज एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन, 1/3 ऑफ द कैलोरीज एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन्स। तो देख लीजिएगा वहाँ पे मिड डे मील स्कीम में अगर वो आपसे पूछ रहा है प्रोपोर्शन की फॉर्म में, तब आप बोलोगे प्रोटीन चाहिए होते ज़्यादा, कैलोरी चाहिए होते कम। बच्चे को जितनी चाहिए होती है एटलीस्ट उसकी 1/3 तो मिले उससे रोज़ का। और अगर प्रोटीन्स की बात करें तो बच्चे को जितना चाहिए होता है एटलीस्ट उसका 50% तो प्रोटीन उससे रोज़ का मिले। अगर वो बात करता है एक्चुअल न्यूमेरिक फिगर की, लगभग 1/3 का मतलब बच्चों के रेस्पेक्टिवली होता है 500 किलो कैलोरी। और अगर प्रोटीन्स की बात करें बच्चों के रेस्पेक्टिवली तो होता है 10 से 12 ग्राम पर डे। तो आपके दिए गए चारों ऑप्शंस में से जो आपको सुटेबल ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड। 1/3 ऑफ कैलोरी जितनी चाहिए होती है और हाफ ऑफ द प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीटेड देखा जा रहा है एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा इसको आप एक बार दोहरा के जाइएगा। अनुपात प्रोपोर्शन की बात करता है तो 1/3 ऑफ कैलोरी जितनी चाहिए होती है, हाफ ऑफ द प्रोटीन जितना चाहिए होता है। अगर कैलोरीज की बात करें, एक्चुअल फिगर की बात करें, लगभग 500 किलो कैलोरी होती है एनर्जी और 10 से 12 ग्राम होता है प्रोटीन पर डे का। नेक्स्ट आ रहा है साहब एज पर सजेस्टेड पॉपुलेशन नॉर्म्स, नंबर ऑफ नर्सिस। कहीं अगर आप पढ़ चुके हैं तो अगर आप बताना चाहें, एज पर सजेस्टेड पॉपुलेशन नॉर्म्स, नंबर ऑफ नर्सिस 1000 पे 1, 1000 पे 2, एक डॉक्टर पे 3, 10,000 पे 1, 10,000 पे 1। एज पर सजेस्टेड पॉपुलेशन नॉर्म्स ऑफ नर्स। तो हम शुरू करते हैं साहब गेम। हम कहते हैं हमने सबसे छोटा जो सेंटर पढ़ा वो पढ़ा आंगनवाड़ी, उसके बाद हमने पढ़ा सब सेंटर, उसके बाद हमने पढ़ा PSC, उसके बाद हमने पढ़ा PSC। वो कह रहे रटेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं गया। अगर ऐसे रटेंगे थोड़ा दिक्कत आएगी। वो कह रहा है इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, आपने छोटा सेंटर क्या पढ़ा आंगनवाड़ी, उसके बाद आपने क्या पढ़ा सब सेंटर,
उसके बाद आपने क्या पढ़ा, पीएससी। उसके बाद आपने पढ़ा पीएससी। तो जो हम पढ़ चुके हैं उसे हम फटाफट निपटाते हैं। अगर आंगनवाड़ी की बात करें तो हमने बोला साहब आंगनवाड़ी होती है जनरली, अगर आप बात कर रहे हो अर्बन एरियाज़ की, अर्बन एरियाज़ की तो आपने बोला 500 से 800 की पॉपुलेशन पे। अगर आप बात कर रहे हो हिली ट्राइबल एरिया की, तब आपने बात किया था 300 से 800, 300 से 800। और अगर आपने बात किया मिनी आंगनवाड़ी, तब आपने बोला था 150। ये तो हमने पढ़ा था आंगनवाड़ी के रेस्पेक्टिवली, आंगनवाड़ी के रेस्पेक्टिवली। इस तरीके से चलिए, तो कह रहा साहब सबसे छोटा सेंटर आपने पढ़ा आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में आपने 3 चीज़ें बोली थी, अर्बन रूरल जनरली है तो आप बोलते हो 500 से 800 की पॉपुलेशन, 500 से 800 की पॉपुलेशन पे। अगर आपका हिली या ट्राइबल है, हिली या ट्राइबल है, तब आप बोलते हो 300 से 800, 300 से 800। अगर आपने बात की मिनी आंगनवाड़ी की, तब आपने बोला था 150। ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले, ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। आंगनवाड़ी के बाद बात करें, आंगनवाड़ी के बाद इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन आती है 1000 की पॉपुलेशन पर थाउजेंड, पर थाउजेंड पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर थाउजेंड पॉपुलेशन, पर थाउजेंड पे आप बोलना साहब 2 आशा, 2 आशा एंड 2 आशा, 2 आशा on 2 beds, on 2 beds with 1 DVT, 1 DVT वगैरह। पर थाउजेंड की पॉपुलेशन को आपको रटना नहीं है। पर थाउजेंड की पॉपुलेशन का मतलब आपको बेसिकली दिमाग में ये रखना है, ठीक है। 2 आशा विद 2 बेड्स, 2 आशा ऑन 2 बेड्स विद 1 DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये आप चाहो तो रिकॉल करने के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या मतलब है। 1000 की पॉपुलेशन पर 2 तो होती हैं आशा, 1000 की पॉपुलेशन पर होते हैं 2 बेड्स, और 1000 की पॉपुलेशन पर एक होता है डॉक्टर, एक होता है आपका विलेज हेल्थ गाइड, विलेज हेल्थ गाइड जिसे आप बोलते हो VHG, एक होता है आपका ट्रेंड, एक होती है आपका ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट जिसे आप बोलते हो TBA, इसे आप बोलते हो TBA। 1000 की पॉपुलेशन पर आपको बोलना है 2 आशा ऑन 2 बेड्स विद सिंगल DVT, मतलब 2 आशा पर 1000 पॉपुलेशन, 2 बेड पर 1000 पॉपुलेशन, एक डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन, एक विलेज हेल्थ गाइड पर 1000 पॉपुलेशन, एक ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट TBA पर 1000 पॉपुलेशन। तो ये जो 5 नाम है बेसिकली ये आपके रहेंगे पर 1000 पॉपुलेशन। रहेगी बात क्या, आगे चलते आगे वो बोल रहा है साहब जब आप इससे गुजर चुके हो तब आता है आपका सब सेंटर। सब सेंटर हम पढ़ के आ चुके हैं। सब सेंटर होगा या तो 5000 या फिर होगा 3000, या फिर होगा 3000। अगर नॉर्मली अर्बन रूरल है तो 5000, और अगर बात हो रही है हिली या ट्राइबल एरिया की तब हम बोलते हैं 3000। अब ये बात तो हमें याद आनी चाहिए कि साहब सब सेंटर पे स्टाफ कौन होता है। सब सेंटर पे होता है मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर। तो आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो बोल रहा है कि साहब, अगर वो किसी भी एग्ज़ाम में बोल रहा है मेल या फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल या फीमेल हेल्थ वर्कर, तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर अर्बन रूरल जनरल है तो 5000 की पॉपुलेशन, अगर हिली और ट्राइबल एरिया है तो 3000 की पॉपुलेशन। सब सेंटर पे स्टाफ होता ही कौन है, मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल और फीमेल हेल्थ वर्कर। उससे आगे आ जाइए आप PSC पे। PSC पे आप बोल रहे हैं साहब जनरली होती है 30,000 की पॉपुलेशन पर, और अगर हिली और ट्राइबल की बात कर रहे हैं तो होती है 20,000 की पॉपुलेशन पर, 20,000 की पॉपुलेशन पर। तो जिसको ये पता है कि स्टाफ कौन होता है उसके लिए तो क्वेश्चन आसान हो गया। वो कह रहा है अगर आपसे पूछ दिया जाए मेल या फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए मेल या फीमेल हेल्थ असिस्टेंट, तो आपको आंसर आराम से दे देना है 30,000 अर्बन रूरल जनरल के लिए, हिली और ट्राइबल है तो आपको बोलना है 20,000। तो ये पॉपुलेशन जो नॉर्म्स है आप उसी लैंग्वेज में उसी पैटर्न पे पढ़ो जिस पैटर्न पे आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़कर आ चुके हो। सबसे छोटा पढ़ा आपने आंगनवाड़ी, तो अर्बन रूरल 500 से 800, हिली ट्राइबल 300 से 800, मिनी होती है 150। 1000 की पॉपुलेशन पे आप बोलना 2 तो होती है आशा, 2 होते हैं बेड्स, एक होता है डॉक्टर, एक होता है विलेज हेल्थ गाइड, एक होती है ट्रेन बर्थ अटेंडेंट। 2 आशा ऑन 2 बेड्स विद सिंगल DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस।
अगर आपसे पूछते हैं मेल एंड फीमेल हेल्थ वर्कर जो कि सब सेंटर से जुड़े तो आप आराम से बता देना अर्बन रूरल 500, हिली ट्राइबल 300। अगर आपसे पूछे मेल और फीमेल हेल्थ असिस्टेंट तो आप आ जाना पीएससी पे, पीएससी के नॉर्म्स आपने पढ़े हुए हैं। अर्बन रूरल 30,000 रुपये, 30,000 पॉपुलेशन, और अगर हिली ट्राइबल की बात करें तो 20,000 की पॉपुलेशन। एक लास्ट वो बच जाता है 10,000 की पॉपुलेशन पर, एक लास्ट बच जाता है आपका अगर वो पूछ रहा है लैब टेक्नीशियन, अगर वो पूछ रहा है लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट, नींद आई क्या आप लैब बहुत टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट, सारी दो मार तब हमें बोलना होता है 1 क्यों तेल पर का हो जो 10,000 सुबलाई चकन्या पर 10,000 तू नींद आ रही है ना और काई पर नींद आ 10,000 रही है पॉपुलेशन। दिन में सोया ही कौन बिल्कुल तो भी ये एक स्लाइड से सुबह आपको सुबह सजेस्ट सुनाया सारे दो यार पॉपुलेशन नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। सुनाया दो यार 1000 की वो हो रहा पॉपुलेशन था पे 2 आशा, 2 बेड, एक सो डॉक्टर, गई एक को विलेज नहीं दिन में तो हेल्थ, बिल्कुल वन आप तो नर्सिंग एक असिस्टेंट, बजे मेल तक या फीमेल मोबाइल हेल्थ वर्कर की तो बात मोबाइल करें आप भी सब चलाओ सेंटर पे आ जाना 5,000 या 3,000। अगर मेल या तो फीमेल हेल्थ मोबाइल असिस्टेंट चलाओ की तो बात अगर करें आप दो भी तीन पीएससी जना पे आ रहे जाना तो 30,000 या 20,000। रोना अगर वो बात करें लैब नींद टेक्नीशियन को ना फार्मासिस्ट काय एसएससी हो तब बोलना 10,000 की पॉपुलेशन पर एक, ये है सजेस्टेड पॉपुलेशन नॉर्म्स। तो जो आपका सो जा क्वेश्चन है, अब तो नींद आ रही दिया थी, गया देख क्वेश्चन है के बेसिकली, देखो। तो तू तो फिर सुबह जल्दी आ जाती यहाँ सो लेती है सुबह जल्दी कहीं आती तो कहीं आती यार कोई दूसरा आदमी चंजे वो हो जाता ना बन जाओ तो फिर खून आ सको छोरी खाने चाहिए वंजना खाने जो फिर तो दिया है जो 1000 की पॉपुलेशन पे आपने पढ़ लिया, आपने बोला 2 आशा खा ली तो खाओ तो ना सो ऑन 2 बेड्स विद तेरा सिंगल तो पता कौन डीबीटी। काय हो तो जाता पहला है तो देख आपके इस रही क्वेश्चन का आंसर है नहीं देख है, रहा काय भी ना तू 1000 पे 2 कुछ नहीं होता देख है, रही ठीक है। वो देख हाँ, नहीं जे वो कह रहा है साहब ये जरूर होता है सब खन नींद आ रही है नींद आ रही थी वास्तव में नींद आ रही थी 3 नर्स पर डॉक्टर, 3 नर्स हाँ तो तेरा घर में रोटी की भी खानी चाहिए को खानी सोले तू हाँ तो रोटी मैं मेरा खा लूँ लेट 10 बजे तक मैं तो वाइट टेव पड़ रही थी हमको तो खा भाई काय करा तो सो जा क्या होता है। तो अतरी भी यार जानू सब काय जाना सेकंड क्वेश्चन के लिए बोल रहा है साहब लिख चुके हैं मतलब 2 आशा 2 बेड्स, ठीक है, 1000 की पॉपुलेशन पे, तो दूसरा भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट लास्ट वो बोल रहा है 10,000 की पॉपुलेशन, 10,000 की पॉपुलेशन पर या तो होता है लैब टेक्नीशियन या फिर होता है आपका फार्मासिस्ट या फिर होता है आपका फार्मासिस्ट। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप संभाल लोगे वहाँ आराम से। नंबर ऑफ नर्सेज सजेस्टेड पॉपुलेशन जो नॉर्म्स है वो है 3 नर्सेज पर डॉक्टर, 3 नर्सेज पर डॉक्टर। तो जो पहला आपने लिखा है 1000 की पॉपुलेशन पर एक, या तो वो डॉक्टर है या वो बीएचजी है या फिर वो ट्रेंड वर्ड असिस्टेंट है। जो आपने लिखा है 1000 की पॉपुलेशन पे 2, वो है या तो आपकी आशा या फिर आपके नंबर ऑफ बेड्स 2 बेड्स। जो आपने लिखा है लास्ट 10,000 की पॉपुलेशन पर एक, वो है आपका लैब टेक्नीशियन या फिर वो आपका फार्मासिस्ट। तो ले दे के बच गया एक ऑप्शन। तो जो आपको लर्न करके जाना है नर्सेज की बात करें तो पर डॉक्टर 3 नर्सेज, ये है सजेस्टेड पॉपुलेशन नॉर्म्स, सजेस्टेड पॉपुलेशन नॉर्म्स, ठीक है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 3 नर्सेज पर 1000 पॉपुलेशन, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1,000 पे एक डॉक्टर होता है। तो अगर आप 3 नर्सेज पर 1000 पॉपुलेशन बोलोगे उससे भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इन पॉपुलेशन नॉर्म्स को थोड़ा सा आप एक बार देख जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड ऑन, एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ, एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड ऑन, एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ, एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड ऑन, एनआरएचएम कब लॉन्च हुआ बताइए। एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड ऑन, एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड ऑन, चलिए बात कर लेते हैं। वो कड़ा है साहब एक सिंपल सा पिरामिड इसे दिमाग में रख के जाना है आपको, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम टैकल करेंगे। बोला सबसे पहले जो बात की जाएगी दैट इज CSSM, उसके बाद बात की जाती है RCH फर्स्ट, उसके बाद बात की जाती है RCH सेकंड, उसके बाद बात की जाती है NRHM, उसके बाद बात की जाती है NUHM और उसके बाद बात की जाती है NHM। तो ये कुछ नाम है जो हमें दिमाग में रखने हैं। पहला है आपका CSSM का मतलब चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट, RCH सेकंड रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम सेकंड, CSSM 1992। या तो बता भैया सोचनी चाहिए सोचणो काय चल्या मतलब काय सोच रहे तुम बता काय सोचनी चाहिए
है काय घूमने को सोच रहा है? काय कौन सा तू आता ही पेपर को देख रहे थे पहला तो मैं मेरे पढ़ रही तो नींद आओगी तो आ रही तो आ रही चाहिए मैं कोई पहला मैं सी कहीं एस एम झूठ बोल रही हूँ 1992 उसके बाद आता है 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर मैं 1997 नींद आ रही थी आरसीएस सेकंड बस मैं भी आ रही थी आरसीएस नींद फर्स्ट आज उसके बाद आता है आपका 13 नंबर में 1 भी पढ़ी अप्रैल होती नहीं हूँ घंटा 1 में अप्रैल 2005 रात को याद आरसीएस मुझे तक सेकंड दिन में उसके सो बाद लिया आता ना है आपका काल फिर दिन एनआरएचएम 5 रात को अप्रैल फिर तो ये जाग कैसे जो 2005 उसके बाद आता है एनयूएचएम एनयूएचएम आता है आपका 2013 एनयूएचएम एनयूएचएम 2013 और वही मई 2013 में आता है एनएचएम। तो ये पिरामिड आपको याद रख के जाना कुछ भी नहीं। अगर कोई भी प्रोग्राम से अगर चेन आ रही है तो ये पिरामिड आप दिमाग में रख जाना। सबसे पुराना नाम है CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड 1992। उसके बाद है आपका RCS फर्स्ट 1997 15 अक्टूबर। उसके बाद है आपका RCS सेकंड 1 अप्रैल 2005। उसके बाद आपका NRHM 5 अप्रैल 2005। उसके बाद NUHM 2013 और NHM एक्चुअली जो NUHM और NRHM है आपका NUHM और NRHM यही सब कंपोनेंट है NHM के, यही सब कंपोनेंट है NHM के जो कि आपकी परीक्षा लेने जा रहा है। तो ये कुछ डेट्स है जो आपको दिमाग में रखनी है। बाकी डेट्स क्या बता रही हैं, बाकी डेट्स क्या बता रही हैं? तो पहला दिया गया 1 जून 2011, पहला दिया गया 1 जून 2011। ये है आपका JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। एक दिया गया 25 दिसंबर 2014, ये आपने थोड़ी देर पहले ही बोला, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। एक आपने बोला 12 अप्रैल 2005, ये है आपका जननी सुरक्षा योजना JSY, JSY। तो ले देके बच गया आपका NRHM 5 अप्रैल 2005, ले देके बच गया आपका NRHM, NRHM इज 5 अप्रैल 2005, 5 अप्रैल 2005। तो दिए गए सारी जो तारीखें वो अपने काम की हैं। वो बोला 1 जून 2011 JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, एक बोला 25 दिसंबर 2014 मिशन इंद्रधनुष, एक बोला 12 अप्रैल 2005 जननी सुरक्षा योजना। ले देखिए बच गया एक 5 अप्रैल 2005, ये है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM। ठीक है, तो इन तारीखों पे होने वाले प्रोग्राम्स को जनरली आपको थोड़ा सा एक बार रिव्यू करके जाना। 5 अप्रैल 2005, 5 अप्रैल 2005। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट विलेज लेवल एक्सेप्ट वन। किसी ने कहीं भी पढ़ा हो तो थोड़ा सा बताइए। ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट विलेज लेवल एक्सेप्ट वन। ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ, ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट विलेज लेवल एक्सेप्ट वन। तो यार एक बार देख लें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करने पर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है क्या बेसिकली? इट इज़ रूरल लोकल सेल्फ, इट इज़ रूरल लोकल सेल्फ इट इज़ रूरल लोकल काय हो पेपर रूरल लोकल यही से सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है एक्चुअली 3 टायर सिस्टम। इट इज़ 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम। क्यों बोल रहे हो 3 टायर सिस्टम? पहला विलेज लेवल पे, दूसरा ब्लॉक लेवल पे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कुछ भी नहीं है। 3 बेसिकली पिलर्स हैं, एक ब्लॉक विलेज लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमारा जो टारगेट है वो है गाँवों को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना। टारगेट है गाँवों को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ना। तो विलेज लेवल पे कौन कौन से नाम है, ब्लॉक लेवल पे कौन कौन से नाम है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन से नाम है, ये नाम आपको पूरा दिमाग में रख के जाना है। विलेज लेवल की बात करें तो 3 नाम है, विलेज लेवल की बात करें 3 नाम है। पहला आता है आपका ग्राम सभा, पहला आता है ग्राम सभा। दूसरा आता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और तीसरा आता है आपका न्याय पंचायत।
तो ये 3 नाम तो आपके विलेज लेवल पे, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ब्लॉक लेवल पे 2 नाम है। पहला नाम है आपका पंचायत, पहला नाम है पंचायत समिति, और दूसरा नाम है जनपद पंचायत। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 2 नाम है। पहला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 2 नाम है अपने पास। पहला जिला परिषद और जिला पंचायत, जिला पंचायत। कुछ भी नहीं है, बस ये 3-4-5 नाम आपको दिमाग में रखना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए होल हमारे सामने आ रहा है, तो ठीक है। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का 3 टायर सिस्टम है। विलेज लेवल पे 3 नाम है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। ब्लॉक लेवल पे 2 नाम है, एक पंचायत समिति और दूसरा जनपद पंचायत, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 नाम है, जिला परिषद और जिला पंचायत। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ईजी नजर आए। वो कह रहे साहब इसने पूछा विलेज लेवल की बात कर रहा है, विलेज लेवल पे कौन नहीं है, विलेज लेवल पे कौन नहीं है? तो ग्राम सभा विलेज लेवल पर दिख रही है, न्याय पंचायत विलेज लेवल पे दिख रही है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे दिख रही है। जो इसने बेसिकली दिया है आपको पंचायत समिति, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, ना कि विलेज लेवल। पंचायत समिति होती है आपकी ब्लॉक लेवल पे, ना कि विलेज लेवल। तो थोड़ा सा इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बार आप एक बार नजर करके चले जाना। विलेज लेवल पे 3 नाम, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। ब्लॉक लेवल पे 2 नाम, पंचायत समिति और जनपद पंचायत। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 नाम, जिला परिषद और जिला पंचायत। ये पीआरआई का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, जिसको आपको थोड़ा सा एक बार रिव्यू करके जाना है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट बोल रहा है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की अगर हम बात करें तो आईपीवी कब लगाया जाता है? आईपीवी कब लगाया जाता है? व्हेन द आईपीवी इज एडमिनिस्टर्ड। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करें तो आईपीवी कब लगाया जाता है? व्हेन द आईपीवी इज एडमिनिस्टर्ड। आईपीवी वो कह रहा है बर्थ की बात कर लो, 6, 10, 14 वीक की बात कर लो, उसके बाद 9 मंथ पे आ जाते हैं, उसके बाद 16 से 24 मंथ पे आ जाते हैं, उसके बाद आप बात करते हो 5 ईयर, उसके बाद आप बात करते हो 10 ईयर, और उसके बाद आप बात करते हो 16 ईयर। ये है अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। बर्थ पे आपको पता है हेपेटाइटिस बी, ओपीवी 0, बीसीजी। 6, 10 और 14 की बात करें तो एक तो फिक्स है पेंटावेलेंट, एक तो फिक्स है पेंटावेलेंट। 9 मंथ की बात करो तो मीजेल्स या फिर एमआर फर्स्ट। यहाँ बात करोगे साहब मीजेल्स या फिर एमआर सेकंड। यहाँ बात करोगे डीपीटी बूस्टर, यहाँ बात करोगे टीटी और यहाँ बात करोगे टी। ये तो हमने नॉर्मल ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक है। नॉर्मल सबसे पुराना बेसिकली जो हम बात करें उसकी बात कर रहे हैं। तो बर्थ पे बोल रहा है हेपेटाइटिस बी, ओपीवी 0 और बीसीजी 3 लगाए जा रहे हैं। 6, 10 और 14 सप्ताह की बात करो तो पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में आपको पता ही है कौन कौन से नाम आ गए। पेंटावेलेंट में बोल रहा है कि साहब एक तो आ गया है डीपीटी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक आ गया है आपका हेपेटाइटिस बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक आ गया आपका एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पेंटावेलेंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अपन देख लेते हैं नए चेंजेस क्या हुए हैं इसमें, ठीक है। नए चेंजेस क्या हुए हैं वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। नए चेंजेस में आप बोलना एक तो 6, 10 और 14 पे रोटा फर्स्ट, रोटा सेकेंड, रोटा थर्ड। एक तो हुआ है आपका चेंज ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोटा वायरस। 6, 10 और 14 वीक पे रोटा वायरस। कौन सा वाला रोटा वायरस? दैट इज रोटाटैक, दैट इज रोटाटैक, रोटाटैक, ठीक। दूसरा कोई क्वेश्चन, दूसरा बोलते हैं साहब एक है आपका पीसीवी। पीसीवी आपका लगता है एक तो 6 वीक पे और एक आपका लगता है 14 वीक पे पीसीवी। और तीसरा क्वेश्चन होता है आपका फ्रैक्शनल आईपीवी। फ्रैक्शनल आईपीवी एक तो लगता है आपका 6ठे वीक पे और एक लगता है आपका 14 वीक पे, एक लगता है आपका 14 वीक पे। जो नए चेंजेस हुए हैं उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे बोला सर 9वें महीने पे और क्या लगता है? 9वें महीने पे लगता है एक जैपनीज इंसेफेलाइटिस, एक विटामिन ए, जैपनीज इंसेफेलाइटिस फर्स्ट।
और यहाँ आ गया जैपनीज इंसेफेलाइटिस सेकंड। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक बार थोड़ा ढंग से पढ़ जाना। अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना दिया गया है कि सब आईपीवी कब लगाया जाता है, आईपीवी कब लगाया जाता है। तो बोले साहब बात आईपीवी की नहीं हो रही, हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल आईपीवी। फ्रैक्शनल आईपीवी, फ्रैक्शनल आईपीवी लगाया जाता है आपका एक तो छठे सप्ताह पे और एक लगाया जाता है 14 वीक, एक लगाया जाता है 14 वीक। तो आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आईपीवी और फ्रैक्शनल आईपीवी, बेसिकली इन दोनों में फ़र्क है। एक होता है सिंपल आईपीवी, एक होता है फ्रैक्शनल आईपीवी। इन दोनों में फ़र्क क्या है, लगाते रहे हो आप 6 और 14 वीक के फ्रैक्शनल आईपीवी को, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो आप बोलना साहब एक तो ये आपका ये आईपीवी होता है, साहब आईपीवी की डोज रहती है मात्र 0.5 ml, जबकि फ्रैक्शनल आईपीवी की रहती है 0.1। इसको लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, जबकि इसको लगाते हैं इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर लगता है आपका थाई पे, जबकि ये आपका लगता है आर्म पे, ये लगता है आपका आर्म पे। इसकी होती है केवल सिंगल डोज, इसकी होती है केवल सिंगल डोज 14th वीक पे, जबकि इसकी होती है 2 डोजेस, जबकि इसकी होती है 2 डोजेस 6 and 14 वीक पे, 6 and 14 वीक पे। तो बोला नॉर्मल आईपीवी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है 0.5 ml होता है, फ्रैक्शनल आईपीवी इंट्राडर्मल लगाया जाता है 0.1 ml होता है। जो आपका आईपीवी होता है वो लगाया जाता है थाई पे, मिडिल आस्पेक्ट, एंटीरियर लेटरल आस्पेक्ट, मिडिल 1/3 ऑफ थाई पे। और जो आपका फ्रैक्शनल आईपीवी वो लगाया जाता है आर्म पे। आईपीवी से सिंगल डोज लगती है 14 वीक पे, जबकि हम जो लगा रहे हैं फ्रैक्शनल आईपीवी वो लगा रहे हैं 6 and 14 वीक पे, 2 डोजेज। अच्छा कौन सा माना जाता है और क्यों? तो आप बोलना साहब इम्यूनोजेनेसिटी की बात करें, अगर बात करें इम्यूनोजेनेसिटी की, तो इसकी इम्यूनोजेनेसिटी है कम और इसकी इम्यूनोजेनेसिटी है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ये है रीज़न बेसिकली। आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये अगर आ रहा है कि आईपीवी क्यों नहीं लगा रहे हैं, फ्रैक्शनल आईपीवी क्यों लगा रहे हैं, तो आप उससे बोल देना कि साहब फ्रैक्शनल आईपीवी की इम्यूनोजेनेसिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की जो कैपेसिटी होती है वो आईपीवी से ज़्यादा होती है, इसलिए हम बेसिकली आईपीवी से लगा रहे हैं फ्रैक्शनल आईपीवी। तो हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है अगर 6, 10 and 14 वीक तो नहीं हो सकता। 6, 10 and 14 वीक की बात करोगे तो या तो होता है पेंटावेलेंट, या तो होता है पेंटावेलेंट, या फिर हो सकता है आपका पीसीवी, या फिर हो सकता है आपका पीसीवी। तो अगर अपन बात करें आईपीवी की, आईपीवी अगर फ्रैक्शनल आईपीवी की बात करो, फ्रैक्शनल आईपीवी जो लगाया जा रहा है दैट इज 6 and 14 वीक। हाँ अगर ये नॉर्मल आईपीवी होता, दिमाग खराब क्यों कर रही थी मैं? अगर ये नॉर्मल आईपीवी होता तब उसका आंसर होता 14। तो नींद आ रही थी तो अभी तो तब उसका आंसर था 14 वीक। आईपीवी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो थोड़ा वाई सा पढ़ के जाना अब तो कौन मैं सा सो है भी कब लेती लगाया है, जाता है, रोटी कौन वोटी सा है और खाएंगा कब लगाया करेंगा, जाता हाल तो बहुत देर लगेगी। कौन सा है और कब लगाया तो जाता यह है। टाइम सो लेते कहीं थी रात में अब कुछ एक मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता रहा हूँ। वो कह रहा है साहब जो आपने एमआर किया है वो किन किन स्टेट में किया है, उसका मिनोमिक रहेगा। एक तो आप पूछते हैं एमआर का, एक पूछते हैं पीसीवी कहाँ कहाँ लग रहा है, पीसीवी कहाँ कहाँ लग रहा है, एक आपका पूछते हैं रोटा वायरस कहाँ कहाँ लग रहा है, रोटा वायरस कहाँ कहाँ लग रहा है, एक आपसे पूछे जैपनीज इंसेफेलाइटिस कहाँ कहाँ लग रहा है। कौन हो रहा खाई बैठे। तो पूरे इंडिया में ऑल ओवर नहीं लगने वाले वैक्सीन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे एमआर की बात करें, मीजल्स रूबेला की बात करें, तो उसका मिनोमिक रहेगा एलपीजी, एलपीजी किट, एलपीजी किट, ये मिनोमिक रहेगा आपका एमआर वैक्सीन का। पीसीवी मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। रोटा में आपके 9 स्टेट होंगे, रोटा में आपके 9 स्टेट्स हैं। और जैपनीज एंसेफ्लाइटिस UWAK, उवैक। ये स्टेट्स आप थोड़ा दिमाग में रख जाना, क्योंकि सारे टीके सारी जगह नहीं लग रहे हैं इंडिया में। जो आपका एमआर है जो आप लगा रहे हो बेसिकली 90 महीने पे, 16 और 24 महीने पे। 90 महीने पे लगता है फर्स्ट डोज और 16 से 24 महीने पे लगता है सेकंड डोज इसका। पीसीवी आपका लगता है 6, 10 और 14 वीक पे। रोटा वायरस आपका लगता है 6 और 14 वीक पे, 6, 10 और 14 वीक पे अगर आप रोटा टैक की बात करो। और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस आपका लगता है 90 महीने पे और 16 से 24 महीने पे। कहाँ कहाँ लग रहे हैं? एमआर के लिए आप बोलना, एमआर के लिए है एलपीजी लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु। तमिलनाडु
MR वैक्सीन अगर आपसे पूछते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में लग रहे हैं, आपको बोलना है LPG किट लक्षद्वीप, पांडिचेरी, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ लग रहा है MR वैक्सीन। अभी इंडिया में अगर बात करें स्टेट्स, PCV की बात करोगे तो आप बोलोगे बिहार, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या फिर यूपी। PCV 3 जगह। रोटा वायरस की बात करोगे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना कि राजस्थान इंक्लूडेड है, राजस्थान इंक्लूडेड है। 9 के 9 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाओगे। 9 स्टेट्स हैं उसमें राजस्थान इंक्लूडेड है। रोटा वायरस, जैपनीज इंसेफेलाइटिस की बात करोगे तो 4 नाम आपके पास, यूपी, वेस्ट बंगाल, यूपी, वेस्ट बंगाल, आसाम और कर्नाटका। और कर्नाटक। तो ये जो नए वैक्सीन ऐड किए हैं इनसे रिलेटेड स्टेट्स हैं उनको आप थोड़ा सा एक बार देख जाना, हो सकता है उनमें से क्वेश्चन टपक पड़े आप एग्जाम में। MR की बात करोगे तो लक्षद्वीप, पांडिचेरी, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु। LPG किट से याद रखना। PCV की बात करोगे BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, यूपी। रोटा वायरस की बात करोगे 9 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा करके कोई बात नहीं, राजस्थान भी उसमें है, बस ये बताओ। जैपनीज इंसेफेलाइटिस की बात करोगे यूपी, वेस्ट बंगाल, आसाम और कर्नाटक। ये कुछ नाम है जो हम बेसिकली बस, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, तो नए नामों में रोटा वायरस, रोटा टैक लगाया जाता है 1, 2 और 3 6, 10 और 14 वीक पे। PCV लगाया जाता है 6 और 14 वीक पे, और फ्रैक्शनल IPV लगाया जाता है 6 और 14 वीक। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5x5 मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है? 5x5 मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है? RBSK से, RMNCHA से, RKSK से, अंडर 5 क्लिनिक से। 5x5 मैट्रिक्स इज रिलेटेड विद 5x5 मैट्रिक्स इज रिलेटेड विद 5x5 मैट्रिक्स इज रिलेटेड विद 5x5 मैट्रिक्स इससे जुड़ा हुआ है 5x5 मैट्रिक्स। RBSK, RMNCHA प्लस RKS। कौन सी माई 15 नंबर में 15 नंबर में काले भाई जो 28 नंबर है कहां से? नाड़ सर्किल्स पे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वापस मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ 28 नंबर में तो लेडीज को 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। किराए में वो तो रूट से